वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकंड सेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन गिव द हेडिंग लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि इंटेंसिटी of light depends upon the number of photons present in the light beam। किसी भी लाइट बीम की अगर आपको इंटेंसिटी डिसाइड करनी है तो इंटेंसिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब आइंस्टाइंस के फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल में, क्वांटम थ्योरी में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि रफली हम कह सकते हैं कि एक फोटोन मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। जैसे हम फोटॉन्स के नंबर्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, हमारा एनोड पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल इतना सफिशिएंट है कि वो सभी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द प्लेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द प्लेट इस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसको समझना जरूरी है, अगर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द एनोड, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो एनोड एनोड कलेक्ट करता है पर सेकंड, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीजन photoelectric current will increase. The law simply says that on increasing, हम लिख लेते हैं उसको, आपको समझा दिया, on increasing the intensity of light, photoelectric current increases। और ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट बीम में इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द एनोड विल इंक्रीज, एंड दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो लॉ को एक नटशेल में हम लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। और हम ये भी कह सकते हैं, ऑन डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज। अब सेकंड पार्ट ऑफ लॉ है, जो लॉ का सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा क्लियर है, तो उसको हमें लिखना चाहिए। ऑन changing the intensity of light, on changing the intensity of light, maximum kinetic energy, K dot E dot of photoelectrons
does not changes. Hence, stopping potential, इसको अच्छे से नोट करिएगा, stopping potential does not changes. तो लॉ को हम दो तरीके से बताते हैं कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लाइट बीम में पर देखिए लाइट की इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्वियसली इन लाइट बीम विल इंक्रीज. लाइट बीम में नंबर ऑफ फोटॉन्स बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे, पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करती. वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे. तो यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं और ये मान के चलते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगी. तो इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंटेंसिटी. व्हाट विल कॉल इट? लॉ ऑफ इंटेंसिटी. अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से स्टूडेंट समझेंगे. अब देखिए, एक हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. और यहां पर हम लेंगे प्लेट पोटेंशियल. एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? प्लेट पोटेंशियल को लेंगे. इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. और यहां पर हम लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को. अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी I1 है और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी I2 है. अब आप देखिए किस इंटेंसिटी के लिए करंट ज्यादा है. आप बता सकते हैं? खुद बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं. तो डेफिनेटली हम इस ग्राफ को देखने पे पता चलता है कि I2 इज ग्रेटर देन I1, क्योंकि I2 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा है. और हम अच्छे से अभी जानते हैं, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाती है. अब देखिए, -V, ये कट ऑफ पोटेंशियल हो गया. तो आप देखिए दोनों इंटेंसिटी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है. अगर आप ध्यान से देखें, दोनों इंटेंसिटी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है? सेम है. और कट ऑफ पोटेंशियल सेम है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? सेम होगी. और ये यहाँ हमने इसे नेगेटिव पे इसलिए लिया है स्टूडेंट्स कि कट ऑफ पोटेंशियल एक नेगेटिव वोल्टेज होता है जो प्लेट को हम देते हैं, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है. अब देखिए ये जीरो है. तो ये ग्राफ क्लियरली हमें एक चीज बताता है कि अगर आप इंटेंसिटी में चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा. पर दोनों इंटेंसिटी में आप देखिए I2 एज वेल एज I1, ये देखिए I2 के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कितना है? -VO0. और I1 के लिए भी कट ऑफ पोटेंशियल कितना है? -VO0. तो दोनों इंटेंसिटी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है. तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted electron does not depend upon the intensity of light. तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए.
ओके स्टूडेंट, अब लॉ ऑफ इंटेंसिटी के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी में। देखिए, मान लीजिए ये एक लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, और ये है हमारा मेटल प्लेट। और इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट बीम्स मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होती है। अगर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम आई है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? I by d square, because the intensity of light follows the inverse square law. What is d? The d is the distance between source and metal plate. तो हम कह सकते हैं कि intensity of light is inversely proportional to distance square. अगर आप सोर्स ऑफ लाइट और मेटल प्लेट के बीच में डिस्टेंस को अगर चेंज करेंगे, तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगी। पर इंटेंसिटी को चेंज करने पर, जब इंटेंसिटी चेंज होती है, तब ना कट ऑफ पोटेंशियल बदलेगा, ना ना ही कट ऑफ पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा, और ना ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगी। तो इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हम करना चाहेंगे। व्हेन द लाइट सोर्स, अच्छे से आप इसे नोट करिए, व्हेन द लाइट सोर्स इज केप्ट एट ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट 20 सेंटीमीटर। देखिए, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फोटो सेल। तो सोर्स को हमने, एक लाइट सोर्स को फोटो सेल से कितने डिस्टेंस पे रखा है? 20 सेंटीमीटर पे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? अगर हम फोटो सेल को लाइट के सोर्स से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिलता है हमें? 0.6 वोल्ट। ये उसकी वैल्यू है, और डेफिनेटली हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल है, पर उसकी वैल्यू कितनी है? 0.6 वोल्ट है। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन सोर्स इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोटो सेल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, पूछा गया है द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? तो ये आपको जवाब देना है। और अगर आप पास करना चाहते हैं, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपको आंसर देना सीखना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे, ये बिल्कुल खराब बात है, और ये बिल्कुल अनहेल्दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज।
रीजन इसलिए नहीं बदलेगा कि डिस्टेंस बदलने से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदल जाएगी, बट पूछा नहीं गया फिर भी हम लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल चेंज। अब ये तो आपने कह दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदल जाएगी, तो कितनी बदल जाएगी? अब देखिए I1 अपॉन I2 इक्वल टू, आप अप्लाई करिए D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। पहले इंटेंसिटी थी मान लीजिए I, नई इंटेंसिटी I2, पहले डिस्टेंस था 20 और अब डिस्टेंस है 40। पूछा नहीं गया लेकिन हम इसको कर लेते हैं 40/20 होल स्क्वायर। तो ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो नई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो फोटोसेल रिसीव करेगा वो पुरानी इंटेंसिटी का 1/4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट will decrease, be 1/4, will be 1/4 of the previous value. तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी में ये 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मैं आपको ओरली बताता हूँ। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, क्वेश्चन को सुनिएगा, लिखिएगा मत। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, पहला आंसर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, सही आंसर है। दूसरा आंसर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, गलत आंसर है। तीसरा आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ये आपके नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एम्स में भी आया है। चौथा आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से मालूम है तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हमारे पास 20 थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं तो उनको सॉल्व करने में मुश्किल से 8 या 10 मिनट हमें लगेगा। तो थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है। ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग the frequency of light, maximum kinetic energy of photoelectrons increases, stopping potential increases, या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, बट photoelectric current, but photoelectric current does not changes, परंतु फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदलती। और ये भी कह सकते हैं, अगर हमने, ऐसा क्यों होता है, अब इस पर बात करते हैं। What happens when we increase the frequency of light? सुनिएगा ध्यान से। When we increase the frequency of light, the energy of photon
इंक्रीजेस। और फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी का सोर्स भी फोटोन की एनर्जी है। पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का मीनिंग ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइट बीम में हम नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो तभी चेंज होंगे जब इंटेंसिटी चेंज होगी, और इंटेंसिटी यहाँ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट चेंजेस। और अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम एक थोड़ा ग्राफ से समझेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्लॉट करेंगे और इस एक्सिस पे हम लेंगे प्लेट पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल, और ये हमारा ओरिजिन है। अब आप देखिए, ये ग्राफ है और एक दो ग्राफ हम बना लेते हैं। और ये जो ग्राफ है न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा हमें इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, वीओ नॉट आप जानते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। हाँ, तो यहाँ हम बताएंगे ये फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है और ये फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। यहाँ पर न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिए सेम है। पर अगर हम बात करें न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये देखिए न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल माइनस VO01 होगा। और न्यू 2 फ्रीक्वेंसी के लिए तो आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सा कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? डेफिनेटली सेकंड। निगेटिव, ये तो मैथमेटिक्स नहीं लगानी है यहाँ पर हमें, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। सेकंड कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। वो तो नेगेटिव साइड पे होता है इसलिए उसको नेगेटिव ही लिखा जाता है। पर नेगेटिव साइड पे अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी VO02 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, VO01 की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं VO02 इज ग्रेटर देन VO01। तो लॉज आपको क्लियर हो गए। अच्छा, एक लॉ टाइम लैग का भी है, टाइम लैग का लॉ भी है। वो लॉ क्लियर करता है, अगर मान लीजिए लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, लाइट एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये हम कहते हैं, ठीक है, लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है। तो कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, कौन बता सकता है कितने टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ये हमें बताना है। तो आंसर है 10⁻⁻⁸ सेकेंड।
तो टाइम लॉग 10⁻⁻⁹ भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। द वर्क फंक्शन of a metal is 2.51 electron volt. पूछा गया है its threshold frequency is। So we have got, it's a numerical for answer 5.9 into 10 to the power 14 hertz. Second option 6.5 into 10 to the power 14 hertz. And the third answer is 9.4 into 10 to the power 14 hertz. Fourth option is 6.08 into 10 to the power 14 hertz. It's a good numerical. तो इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? हम जानते हैं वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट। तो सबसे पहले ये जो 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमें बदलना पड़ेगा जूल में। तो हम लिखेंगे 2.51 एक मिनट इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जूल में आ जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे 2.51 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू नॉट। तो अब न्यू नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए 2.51 into 1.6 into 10 to the power -19 divided by 6.6 into 10 to the power -34। तो सबसे पहले हम पावर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2.51, इसको हमने लिखा 16, डेसिमल कैंसिल कर दिया 66 into 10 to the power, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.5 ले लेते हैं 2.51 की जगह। तो 2.5 into 8 ये होना चाहिए 20, अप्रोक्सीमेटली 21 ले लेते हैं। 3 से कैंसिल कर दीजिए 7/11 into 10 to the power 15। अब 7/11 को भी ले लेते हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ये 0.63 आएगा, 0.63 into 10 to the power, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं तो हम इसको अब लिख सकते हैं 6.3 into 10 to the power -14 हर्ट्ज। तो कई बार क्या होता है, हमें नियरेस्ट आंसर निकालना होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। तो बिना कैलकुलेट करे आंसर नहीं देना चाहिए, ये एक खराब आदत है, इसको आप बदल लीजिए। अब देखिए एक और हम क्वेश्चन करना चाहेंगे, बिना कैलकुलेट करे आंसर मत दीजिए, तुक्का मत लगाइए। क्योंकि इस क्लास में हम लॉस पर बेस्ड ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अ बीम ऑफ लाइट
of wavelength lambda and with illumination L falls on a clean surface of sodium. तो सोडियम एक मेटल है, clean surface of sodium. If n photoelectrons are emitted, each with kinetic energy E, then here are four answers. The first answer is n is proportional to L and E is proportional to L. Second answer, n is proportional to L and E is inversely proportional to 1 by L. Third answer, n is proportional to lambda and E is proportional to L. Fourth answer, n is proportional to 1 by lambda and E is proportional to 1 by L. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है. तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अब आपको इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना है. इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे ये आपको देखना है. इसमें आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी है. बी इज द आंसर. क्यों, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं. देखिए अगर इल्यूमिनेशन का मतलब होगा यहाँ पे हम इल्यूमिनेशन से कहना चाहते हैं, ये देखिए इंटेंसिटी. अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हम अच्छे से जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल इंक्रीज. इसलिए ये बिल्कुल सही हो गया. और ये बी आंसर में थोड़ा हमें एक सुधार करना है, लैम्डा. अब देखिए ये जो एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. कैसे? अगर हम वेवलेंथ डिक्रीज कर देंगे, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं फोटोन की एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं. अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. और वेवलेंथ को डिक्रीज करने का मतलब है, वेवलेंथ को डिक्रीज करने का मतलब है, वेवलेंथ को डिक्रीज करने का मतलब है हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा लॉ बोलता है, देखिए वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं. और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे हमें लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाब आपको देना पड़ता है. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे.
अब हमें आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है, एनर्जी पर कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हेडिंग डालिए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहले हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी, तभी हम न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, पहले हम थोड़ा इसको समझेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। आप चाहे तो लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लिखना जरूरी है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। Light travels in the forms of packets of energy. Light travels in the forms of packets of energy. तो आपने लिखा light travels in the forms of packets of energy. These packets of energy are called photon. These packets of energy are called photon. These packets of energy are called photons. When one photon incident on metal surface, when one photon, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इसका, when one photon incident on metal surface, when one photon incident on metal surface, when one photon incident on metal surface, ये क्वांटम प्रिंसिपल है। it transfers, अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो अच्छे से नोट करिए। it transfers its total energy, it transfers its total energy to a single electron, to a single electron। ये बात याद रखने की है कि अगर एक फोटोन जब मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो अपनी एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो ये लिखा आपने, ट्रांसफर्स इट्स टोटल एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वन पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, वन पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। So repeating it, one part of this energy is used by electron for emission, is used by electron for emission. One part of this energy is used by electron for emission, and remaining part of energy, and remaining part of this energy, remaining part of this energy remains with the electron, remains with the electron, remains with the electron in the form of, in the form of its kinetic energy. Remaining part of energy remains with the electron, remains with the electron in the form of its, in the form of its kinetic energy. तो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को तो लिखा आपने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी रिमेन्स विद द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसको, एनर्जी ऑफ फोटोन,
इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो फोटोन की एनर्जी का एक पार्ट क्या है? वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में खर्च करता है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। पूरा समझेंगे तभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएगा। तो ये देखिए बहुत सिंपल अप्रोच हो गई। ये फोटोन की एनर्जी, अब देखिए फोटोन की एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं? एस सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू जीरो लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बताते हैं? ई के। या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर। देखिए ये मेमोरी मैप है, इसको ध्यान रखिए। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ई वी नॉट। तो 8 तरीके से 8 मेथड्स होती है इस इक्वेशन को लिखने की। तो ये मेमोरी डायग्राम आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो वी नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कट ऑफ पोटेंशियल, या आप उसे बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। आप कितनी किताबें पढ़ लें, एक क्लास कभी भी बुक्स कभी भी एक लाइव क्लास को रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। अब देखिए हम लिखना शुरू करते हैं। फोटोन की एनर्जी एच न्यू लिखा, 5 प्लस ई के। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई के। ऐसा भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस ई वी जीरो। ऐसा भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस हाफ। डिफरेंट फॉर्मेट में आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। वी मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। या एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो बहुत सारे फॉर्मेट इस इक्वेशन के बन सकते हैं। अब देखिए, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस ई के। ऐसा भी लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एस सी बाय, पहले इसको समझना पड़ेगा, प्लस ई के। ऐसा भी लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट। ऐसा भी लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। और ऐसा भी लिख सकते हैं, 12,400 अपॉन लैम्डा। ध्यान रहे ये जो लैम्डा है एंगस्ट्रॉम में है, इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में, प्लस ई के। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए इस इक्वेशन का।
क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो मुश्किल है। सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, वही वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकती है, जिसकी वैल्यू लैम्डा नॉट हो या लैम्डा नॉट से ज्यादा हो। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो और सबसे पहले एक हम ग्राफ पढ़ना चाहेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ली है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और वाई एक्सिस पर हम प्लॉट कर रहे हैं ई के को। ई के का मतलब हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक मेटल सरफेस के लिए ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट होगा? देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टू द लेफ्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुनो और ध्यान दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब कम फ्रीक्वेंसी होती है तो ग्राफ होता ही नहीं है। तो ग्राफ तभी स्टार्ट होगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस ग्राफ में पढ़ना है, वो आप देखिए। हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ ग्राफ की। स्लोप, या तो आप स्लोप बोले या आप बोले ग्रेडियंट, दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है, ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है ये देखते हैं। तो स्लोप आप जानते हैं टेन थीटा। तो देखिए परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर एनर्जी बताई गई है और बेस पे फ्रीक्वेंसी बताई गई है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमें देगा एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये पहली इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस ग्राफ से हम दो चीजें तो निकाल ही सकते हैं, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। स्लोप जब हम निकालेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, परपेंडिकुलर पे एनर्जी है और बेस पे फ्रीक्वेंसी है, कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए हम कहते हैं कि टेन थीटा यहाँ पर टेन थीटा क्या बताता है, यहाँ पर टेन थीटा क्या बताता है, प्लैंक्स कांस्टेंट बताता है। क्या बताता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब देखिए एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हमने ई के लिया है, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी ली है, और ये ग्राफ हुआ, ये हमने अभी पढ़ा था, ये है वी नॉट, न्यू नॉट। अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, बैक साइड, तो हमें ये पॉइंट मिलता है। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू को निकालने के लिए मान लीजिए इतनी लेंथ है y, ये तो हो गया न्यू नॉट, ये स्लोप है ग्राफ का, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो टेन थीटा क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है, समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए, किताबों में नहीं मिलती है ये एक्सप्लेनेशन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर आप जानते हो टेन थीटा क्या बताता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो y है ये क्या बताएगा, h न्यू नॉट मींस वर्क फंक्शन। तो ये यहां से हमें क्या मिलता है, वर्क फंक्शन। अब इस ग्राफ से हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। पहली, स्लोप बताइए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरी चीज, हम जहां पर ये ग्राफ स्टार्ट होता है इसको रीड करके हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ को हमने क्या करा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। और इस पॉइंट को रीड करने पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट को रीड करने पे हमें क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन। क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन। अब देखिए वन मोर ग्राफ, यहाँ पे हमने लिया है ई के, नहीं अब हम ई के नहीं लेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे वी नॉट। वी नॉट को आप क्या कहते हैं, ई के अपॉन ई, याद करिए। और यहाँ पे हमने लिए फ्रीक्वेंसी। अब हम थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ये ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को बैक साइड में एक्सटेंड करें, अब इस ग्राफ से हमें, ये देखिए पहली इंफॉर्मेशन, ये तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इस ग्राफ से, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें, क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, वो तो हम जानते ही हैं टेन थीटा होगा। पर यहाँ पे स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं देगा। पहले ग्राफ ईके में, ईके और न्यू में ड्रॉ किया गया था, अब ग्राफ किस में ड्रॉ किया गया है, ध्यान दो, ईके अपॉन ई और न्यू में ड्रॉ किया गया है। तो टेन थीटा एच नहीं देगा, एच अपॉन ई देगा। और स्लोप को आप ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये पॉइंट वर्क फंक्शन नहीं देगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फाइव अपॉन ई, फाइव अपॉन ई। तो ये दो तरह के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ ग्राफ से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तीन। इस ग्राफ की हेल्प से हम न्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्लोप निकाल सकते हैं, और फाइव बाई ई की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर ग्राफ, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं
और यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, ई के वी नॉट कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने अलग अलग मेटल्स के लिए, ये है हमारा मेटल 1 और ये है हमारा मेटल 2 एंड दिस इज हियर वी हैव मेटल नंबर 3। तीन अलग अलग मेटल्स के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और हम जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is not same for all metals, it is different for different metals। यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट 1, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट 2, और तीसरे ग्राफ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट 3। तो जैसे जैसे थ्रेशोल्ड अलग अलग मेटल्स के लिए, लेकिन आप देखिए ऑल द थ्री ग्राफ्स आर पैरेलल। नोट करिए, ऑल द थ्री ग्राफ्स आर पैरेलल। ये तीनों ग्राफ पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, इसका जवाब चाहिए। वाई दीज थ्री ग्राफ्स आर पैरेलल, ये तीनों ग्राफ पैरेलल क्यों है। तो सबसे पहले आपको इसका जवाब देना है कि भाई ये बताइए कि ये तीनों ग्राफ पैरेलल क्यों है। हाँ, स्लोप सेम है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट थोड़ी बदलता है। प्लैंक्स कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। मेटल कोई भी हो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसलिए ये तीनों ग्राफ क्या है, पैरेलल है। पर अलग अलग मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है। तो उम्मीद है आपको इस क्लास से बहुत फायदा होना चाहिए।